नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज का अपना टॉपिक है वो व्याकरण का टॉपिक है। और व्याकरण के टॉपिक में हम लेते हैं समास ज्ञान। और समास के अंदर आज हम विशेष तौर से दो समास देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, लाइक करते रहिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए ताकि अपने दोस्तों तक भी जानकारी है वो पहुंचती रहे। ये जो टॉपिक है वो अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में समास है। हालांकि मेरे प्रबुद्ध बहुत से विद्वान साथियों को तो समास के बारे में पूर्ण जानकारी होगी, लेकिन कुछ बंधु ऐसे भी हो सकते हैं जिनको व्याकरण संबंधी जानकारी थोड़ी कम होती है या कई टॉपिक हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो आज हम दो समास हैं, एक अवयवभाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक समास की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं समास। तो समास किसे कहते हैं? तो समास का अर्थ होता है किसी भी शब्द का छोटा रूप, यानी दो या दो से अधिक जो शब्द होते हैं उनके छोटे रूप को हम समास कह सकते हैं। तो समास की परिभाषा को देखते हैं। समास की परिभाषा के अंदर हम लेते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर मैंने जो चीज़ लिखी है वो आप ध्यान से देखें। जब दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है तथा वे अपने बीच की ध्वनियों का लोप करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो यहाँ मैंने व्याकरण से अलग हटकर एक शब्द का प्रयोग किया है। यानी व्याकरण में होता है जब दो या दो से अधिक पदों का योग होता है तथा वे अपने बीच की ध्वनियों का लोप करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो अब हमारे सामने समस्या ये आ जाती है कि आखिर ये पद क्या चीज़ है? पद किसे कहते हैं? तो पद कहते हैं विभक्ति रहित मूल शब्द को पद कहा जाता है, यानी ऐसा शब्द जिसमें विभक्ति न हो। तो सामासिक पद होता है, उसमें भी विभक्ति है, उसका लोप होता है, अर्थात विभक्ति है वो उसमें से एक तरह से गायब रहती है। और जब उसका विग्रह करते हैं, यानी उनको पूरा दोनों शब्दों को अलग अलग खोल कर लिखते हैं, सामासिक शब्द का विग्रह करते हैं, तो विभक्ति हमारे सामने प्रकट होती है। अब हमारे सामने है कि विभक्ति क्या है? तो विभक्ति एक तरह के कारक चिन्ह हैं, और जो कारक चिन्ह हैं या बीच में जो शब्द आते हैं उनका नाम ही विभक्ति है। तो विभक्ति रहित मूल जो शब्द हैं उनको पद कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की दृष्टि से मैंने ये शब्दों का प्रयोग किया है, जबकि व्याकरण में आपको देखने को मिलेगा दो या दो से अधिक पदों का योग होता है तथा वे अपने बीच की ध्वनियों का लोप करके नए पद का निर्माण करते हैं, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो ऐसी परिभाषा आपको व्याकरण में मिलती है। तो पद का अर्थ होता है विभक्ति रहित मूल शब्द। तो समास की परिभाषा अब देखते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है तथा वे अपने बीच की ध्वनियों का लोप करके नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। तो सामासिक शब्द में आमतौर पर दो या दो से अधिक शब्द मिले हुए होते हैं। अब बंधु लोगों, हम देखते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। समास हिंदी में समास के 6 प्रकार होते हैं। संस्कृत में समास के प्रकार हैं वो थोड़े अलग और भिन्न रूप में हैं। तो संस्कृत के समास हैं और हिंदी के समास हैं, दोनों में अंतर है। हालांकि हिंदी की जननी संस्कृत है, लेकिन संस्कृत में 4 समास माने जाते हैं और उनके अनेक भेद माने जाते हैं, यानी उनके 4 समासों के अनेक भेद कर दिए जाते हैं। जबकि हिंदी में समास हैं वो 6 माने जाते हैं और 6 समासों के आधार पर ही हिंदी की सामासिक जो शब्द रचना है वो होती है। तो हिंदी में हम कभी भी भूल करके भी 4 समास न पढ़ें, क्योंकि 4 समास पढ़ने से हमारे 2 समास छूट जाएंगे। संस्कृत भाषा का जो नियम है वो अपना अलग नियम है, और उसमें हालांकि 4 हैं, लेकिन 4 का भी अगर विभाजन देखा जाए तो बहुत बड़ा है और विस्तृत है, हिंदी से भी ज़्यादा विस्तृत है। तो समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम 2 ही प्रकार के समासों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं अवयवभाव समास।
और अव्ययभाव समास को लेने से पहले इस अव्यय शब्द को ही लेते हैं। तो हमारे सामने ये है कि अव्यय किसे कहते हैं। तो बंधु लोगों, अव्यय है वो ऐसा शब्द होता है जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण से प्रभावित न हो, यानी उसका रूप न बदले। यानी जो शब्द है उसका रूप लिंग के कारण से, वचन के कारण से, कारक के कारण से नहीं बदले, उसको अव्यय कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अविकारी शब्द भी है, यानी ऐसे शब्द जो कि समान रूप में प्रयोग में आते हों। जैसे उदाहरण के तौर पर सोहन ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोहन ने दरवाज़ा खोला। और दूसरी तरफ हम स्त्रीलिंग रूप में लेते हैं तो जानकी ने दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा शब्द है वो लिंग परिवर्तन होने के बाद भी वैसा का वैसा है, अर्थात उसमें यानी लिंग, वचन, कारक, काल के कारण से परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि दर उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, जिसको द्वार भी हम कह सकते हैं। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका यानी लिंग, वचन, कारक, काल के कारण से परिवर्तन नहीं होता है, यानी जब वो प्रयोग में आते हैं तो उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अव्ययभाव समास में पहला पद, अब यहाँ पर पद आ गया, तो पद की हम व्याख्या पहले कर चुके हैं। पद विभक्ति रहित मूल शब्द को कहते हैं। तो अव्ययभाव समास में पहला पद, या दूसरे शब्दों में यूं कहें कि पहला शब्द प्रदान होता है, यानी पहले शब्द के आधार पर दूसरे शब्द का अर्थ निकाला जाता है। कहने का मतलब है कि दोनों शब्दों का जो अर्थ होता है उसमें पहला पद है, पहला शब्द है, उसका अर्थ है वो प्रभावी रूप से होता है, यानी उसी के आधार पर पूरे शब्द का अर्थ निकाला जाता है। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है, तो पहला जो पद होता है, पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है। और अव्यय की परिभाषा हमने देखी कि जो लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण से किसी भी रूप में परिवर्तित न हो, उनको अव्यय कहा जाता है। तो अव्ययभाव समास में पहला शब्द है या पद है वो अव्यय होता है। उसके बाद है किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो, तो किसी शब्द की उसमें क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी शब्द की एक तरह से बार बार दोहरान होता है। तो शब्द का बार बार जहाँ पर दोहरान हो वहाँ पर भी अव्ययभाव समास होता है, लेकिन ये दोहरान है वो दो बार से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, यानी एक ही शब्द की दो बार के लगभग आवृत्ति होती है या उसको दोहराया जाता है, वहाँ पर अव्ययभाव समास होता है। अब है संस्कृत के उपसर्गयुक्त शब्द। तो संस्कृत के अधिकांश, मैं अधिकांश शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ उपसर्ग हैं उन भी नहीं, बीच में नहीं भी माना जाता है। तो संस्कृत के उपसर्ग युक्त शब्द हैं वो अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, अव्ययभाव समास उनमें पाया जाता है। और जिन उपसर्गों से अव्ययभाव समास नहीं बनता है उनका उदाहरण मैंने नीचे दिया है, यानी उनको पूरा बताया है कि किन किन उपसर्गों से अव्ययभाव समास नहीं बनता है। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं और उनसे बने हुए शब्द हैं, उनसे अव्ययभाव समास का निर्माण होता है या अव्ययभाव समास के शब्दों का निर्माण होता है। अब चलते हैं हम अपने उदाहरणों की तरफ। तो यहाँ पर पहला उदाहरण है प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ है यहाँ पर हर एक या एक एक। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई भी विभक्ति चिन्ह बीच में नहीं है, और अगर विभक्ति चिन्ह बीच में आता भी है तो उसका अर्थ है वो अव्यय के अनुसार निकलता है, यानी विभक्ति चिन्ह है वो अव्यय के अनुसार उसका रूप बनता है। तो प्रति इसमें क्या है, एक तरह से उपसर्ग है, तो प्रति एक ये शब्द बन रहा है। तो प्रति एक यानी हर एक या एक एक। और इस समास की विशेषता होती है कि इसमें शब्द का शब्दार्थ ही उसका विग्रह होता है, यानी उसका जो अर्थ होता है उसी का नाम विग्रह है, यानी पूरा जो अर्थ है। जैसे अब हर एक है उसमें कोई विभक्ति नहीं है, एक एक है उसमें कोई विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये प्रत्येक शब्द का एक शब्दार्थ है, तो दोनों शब्दार्थ हैं। अब आ गया यथावसर। अब यहाँ यथा है वो अव्यय है,
किसी भी रूप में हम यानी इसको लिंग वचन कारक काल के कारण से बदल नहीं सकते। और यथा के अनुसार आगे का अर्थ निकल रहा है, तो यथा अवसर यानी अवसर के अनुसार, यानी जैसा अवसर हो उसी के अनुसार। तो अवसर के अनुसार यानी यथा है, उसके आधार पर अर्थ निकल रहा है, तो अवसर के अनुसार। अब आप कहोगे कि यहाँ तो विभक्ति बीच में आ गई, विभक्ति बीच में आ गई, लेकिन यहाँ पहले शब्द में अव्यय विद्यमान है, इस चीज की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो अव्यय अगर विद्यमान है या उपसर्ग विद्यमान है या दौरान है, तो हमें अव्यय भाव समास ही करना है। अब आप के अनुसार ये जो कारक विभक्ति है उसके अनुसार अगर कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यथा अवसर है वो अवसर के अनुसार है। अब अगला देखते हैं आमरण। तो इसमें आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग से शब्द बना है आमरण, तो इसका जो अर्थ है वो मरने तक। अगला शब्द है अपने सामने, वो है निर्विवाद। निर्विवाद, और इसमें निर उपसर्ग है जिसमें र के नीचे हलंत है, और इसका अर्थ हुआ बिना विवाद के। तो बिना विवाद के इसका शब्दार्थ हुआ। अगला है अपना आजीवन। आजीवन, इसमें भी आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग लगने से आजीवन शब्द बना है, और इसका अर्थ पूरा का पूरा बना जीवन पर्यंत। फिर है प्रतिध्वनि, और इसमें प्रति उपसर्ग है, तो प्रतिध्वनि, ध्वनि से उत्पन्न ध्वनि, यानी कहने का मतलब है कि ध्वनि से जो ध्वनि पैदा होती है उसी का नाम प्रतिध्वनि है। तो ये प्रतिध्वनि है वो प्रति उपसर्ग से बना है। अगला है अनुपसर्ग से बना है, और इसका जो स्वरूप है वो अनुरूप। तो अनुरूप यानी इसका अर्थ हो गया जैसा रूप। अगला शब्द है आजन्म। तो ये आ उपसर्ग से बना है, और आजन्म यानी जन्म से इसका शब्दार्थ है और सामासिक विग्रह भी है। प्रतिमा है, ये प्रति उपसर्ग से बना है, और प्रतिमा का शब्दार्थ या सामासिक विग्रह जिसको कह सकते हैं ये हर माह है। तो प्रतिमा का समास विग्रह हर माह है। अनुदान, अनुदान में अनुपसर्ग है, और इसका जो शब्दार्थ कह सकते हैं, सामासिक रूप कह सकते हैं, वो दान के बदले दान है। तो दान के बदले दान इसका सामासिक रूप हो जाएगा। पहले पहल, इसमें पुनरावृत्ति है, तो पुनरावृत्ति है तो इसका जो है वो सामासिक रूप हो जाएगा सबसे पहले, यानी समास विग्रह इसका सबसे पहले हो जाएगा। तो पहले पहल का समास विग्रह सबसे पहले हो जाएगा और अव्यय भाव समास होगा। अब है अनुकृति। तो अनुकृति में भी अनुपसर्ग है और जैसी आकृति है, इसका अनुकृति शब्द का विग्रह है, तो जैसी आकृति है। अब उसके बाद देखते हैं दरअसल में। तो दरअसल में शब्द है वो भी दर उपसर्ग से बना है, जैसे दरवाजा, दरबान आदि। तो दरअसल का अर्थ है असल में। असल में, अब आप सोचोगे कि मैं भी तो क्या है, विभक्ति चिन्ह है, लेकिन मैं से पहले यहाँ दर है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि मैं से पहले दर है और दर उपसर्ग है। फिर आगे देखते हैं बाकायदा। तो बाकायदा जो शब्द है उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कायदे के अनुसार। तो यहाँ पर भी के है, तो के है लेकिन पहले बा उपसर्ग है, बा प्लस कायदा, तो कायदे के अनुसार। तो ये अव्यय है एक तरह से, बा अव्यय है और अव्यय से बना हुआ जो विग्रह है वो कायदे के अनुसार। तो यहाँ बाकायदा का कायदे के अनुसार। अब बीचों बीच, बीचों बीच ये दोहरान शब्द है और इसका जो सामासिक विग्रह है वो ठीक बीच में, यानी समास विग्रह है वो ठीक बीच में होगा। सामासिक विग्रह भी कह लें या शब्दार्थ भी कह लें इसको, क्योंकि अव्यय भाव समास में शब्द का शब्दार्थ होता है और उसका नाम समास विग्रह भी ले सकते हैं। अगला पूर्ण रूप से दोहरान
किया हुआ शब्द है, पुनरावर्ती शब्द है। घर घर की यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है और इसीलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास है। और इसी प्रकार अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो तो वहाँ हमें बिना कुछ देखे सोचे समझे अव्ययभाव समास कर देना है। और अगर उसका विग्रह पूछा जाए तो हमें उसका अर्थ कर देना है, यानी उसमें विभक्ति चिन्हों के बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो घर घर का अर्थ होगा प्रत्येक घर। फिर है प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि में प्रति उपसर्ग है और उसी से जो बना है लिपि की लिपि, यानी लिपि की लिपि को हम प्रतिलिपि कह सकते हैं। अगला शब्द भी दौरान किया हुआ है तो बारंबार यानी बार बार। और अगर उल्टा लिख दिया जाए तो भी क्या होगा, यानी अव्ययभाव समास होगा। अब ये जो चीज़ है वो ध्यान में रखने की और बहुत ही मोस्ट चीज़ है और इसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। और ये आप चाहो तो लिख सकते हो। वीडियो को पुश कीजिए और पेन है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये चीज़ है आपके सामने। ये जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ काम की है। अन्न, ए, ना, कु, सु, दुर, दुस, इन उपसर्गों से बने हुए शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं होते हैं, अर्थात ये उपसर्ग है वो अव्ययभाव समास में काम में नहीं लिए जाते हैं। तो ये जो उपसर्ग हैं वो अव्ययभाव समास में काम में नहीं लिए जाते हैं और इनसे बना हुआ अगर कोई शब्द है तो वो अव्ययभाव समास में नहीं आएगा। यानी अन्न, ए, ना, कु, सु, दुस, दुर, ये उपसर्ग हैं और ये उपसर्ग हैं, इनसे बनना हुआ शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं होगा। ऊपर हमने देखा था कि उपसर्गों से बने हुए शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है वो ध्यान में रखने की बात है कि इन उपसर्गों से बने हुए शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण नहीं होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और अगला अपना समास है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास को समझने से पहले हमें कारक विभक्ति चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है। कारक विभक्ति चिन्ह अगर हमें नहीं आते हैं तो तत्पुरुष समास कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैंने कारक विभक्ति चिन्ह लिखे हैं, यानी कारकों के नाम दे करके कारक विभक्ति चिन्ह लिखे हैं और उसी के आधार पर तत्पुरुष समास होता है। अब इसकी विशेषता यह है कि इसमें दूसरा पद प्रदान होता है, यानी दूसरा शब्द है उसके आधार पर क्या है, विग्रह का निर्धारण किया जाता है। विभक्ति का लिंग वचन दूसरे शब्द के अनुसार होता है, तो एक वचन है या बहुवचन है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसका निर्धारण दूसरे पद के आधार पर होता है, पहले पद के आधार पर नहीं होता है। अब देखिए, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो 8 कारकों में से 2 कारकों की विभक्तियों का प्रयोग यानी तत्पुरुष समास में नहीं होता है। तो एक तो कर्ता कारक है और दूसरा संबोधन कारक है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक की विभक्तियों को छोड़कर सभी कारकों की विभक्तियों का प्रयोग होता है और इसीलिए मैंने कर्ता कारक को जैसा का तैसा छोड़ दिया है, इसके नीचे कोई भी उदाहरण नहीं दिया है। और इसकी विभक्ति न होती है, यानी कारक में तो ये है लेकिन किस में नहीं है, किस में नहीं है, अपने तत्पुरुष समास में नहीं। अब है कर्म कारक, और कर्म कारक की विभक्ति होती है को, साथ में कारक, और कर्म कारक के आधार पर बनता है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास इसका नाम होता है। तो कर्म कारक से बनता है कर्म तत्पुरुष समास और इसकी विभक्ति है को, और को से बनने वाले जो विभक्ति से बनने वाले शब्द हैं वो सारे के सारे कर्म तत्पुरुष समास में आएंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं वन गमन, तो इसमें वन को गमन। दूसरा उदाहरण लेते हैं सुख प्राप्त, सुख प्राप्त, तो इसमें सुख को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है ये। अगला है शरणागत, तो शरण को आगत। उसके बाद उदाहरण है यश प्राप्त, तो यश को प्राप्त। काट फोड़ा, काट को फोड़ने वाला। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। अगला जो है करण कारक है,
और करण कारक से जो समास बनता है वो करण तत्पुरुष बनता है, और इसकी विभक्ति होती है से अथवा से द्वारा, यानी दो विभक्तियां होती हैं से या से द्वारा। तो करण तत्पुरुष, करण कारक से करण तत्पुरुष बनता है। अब देखते हैं इसके उदाहरण भी। दोष पूर्ण, तो दोष से पूर्ण, यानी से आ गया, से विभक्ति चिन्ह आ गया। रस भरा, रस से भरा। नेत्रहीन, नेत्रों से हीन। रतन जड़ित, रत्नों से जड़ित, और से द्वारा है तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो तुलसी द्वारा रचित। तो ये हुई अपने करण तत्पुरुष समास की विशेषताएं, से या से द्वारा। तो दोष से पूर्ण, रस से भरा, नेत्रों से हीन, रतन से जड़ित और तुलसी द्वारा रचित। अब है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक के लिए, को, के वास्ते इसकी विशेषता या विभक्ति होती है। तो संप्रदान कारक से बनने वाले समास को संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो संप्रदान तत्पुरुष की विशेषता हम देखते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरणों में के लिए, को, के वास्ते विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला उदाहरण देखते हैं हम, विद्या के लिए। तो विद्यालय है, उसका विग्रह किया तो हमारे सामने शब्द प्रकट हुआ विद्या के लिए आलय। विद्यालय का विग्रह किया तो ये विद्या के लिए आलय, और ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है, संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद है गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए क्या हो गई, दक्षिणा हो गई। उसके बाद है माल गोदाम, तो माल के लिए गोदाम, यानी इसमें हो गया के लिए। रंगमंच, रंग के लिए मंच, रंगमंच का विग्रह होगा रंग के लिए मंच। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नानागार, स्नान के लिए आगार यानी घर। अगला और मोस्ट है, देखिए हम इसमें चक्कर खा जाते हैं, करण फूल। अब कई बार हम कान का फूल कर देते हैं, करण फूल का अर्थ कर देते हैं कान का फूल, जबकि समास विग्रह करेंगे तो इसका होगा कान के लिए फूल, कान के लिए फूल। इस शब्द को हमें ध्यान में रखना है, करण फूल होता है कान के लिए फूल। नेक्स्ट है सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह। अगला है सत्य के लिए आग्रह। अब हम देखते हैं संबंध कारक, और उससे बनता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध कारक से संबंध तत्पुरुष बनता है। मैंने यहाँ संबंध तत्पुरुष नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ कारकों की विभक्तियों के साथ इसको बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये जब हम समास पढ़ते हैं तो ये विभक्तियाँ तो लिखी होती हैं, लेकिन साथ में ये जो चीज़ें होती हैं संबंध कारक और ये कारक नहीं बताए होते साथ में। तो संबंध कारक के से बनता है संबंध तत्पुरुष, यानी संबंध कारक की विभक्तियों से। राजमाता, अब हमारे सामने हमने ऊपर पढ़ा था कि शब्द के लिंग और वचन का निर्धारण दूसरे शब्द के अनुसार होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि राजा पुल्लिंग है, माता स्त्रीलिंग है, लेकिन विभक्ति है उसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो माता के अनुसार किया जा रहा है। तो दूसरे शब्द के अनुसार उस विभक्ति का रूप होता है। तो संबंध कारक तत्पुरुष में दूसरे शब्द की विभक्ति के अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूसरा शब्द ही प्रधान होता है। राजमाता, राजा की माता। अगला है लोकहित, लोक का हित, यानी हित के अनुसार का बना है। सीमा रेखा, सीमा की रेखा, तो रेखा के अनुसार ये की है। रामचरित, राम का चरित, यानी चरित है उसके अनुसार का बना है, और ये जो है संबंध कारक तत्पुरुष है। अगला है अमचूर्ण, आम का चूर्ण। गोदान, गो का
दान। राजकुमारी, अब यहाँ पर राजा की कुमारी, कुमारी के अनुसार की बना है, यहाँ पर का नहीं हो सकता क्योंकि दूसरे शब्द के अनुसार विभक्ति का लिंग वचन निर्धारित होता है। दृष्टिकोण, दृष्टि का कोण। मातृभाषा, मातृ की भाषा। अपादान कारक, अपादान कारक का अर्थ होता है से पृथक होना या अलग होना, से अलग या से पृथक। और इसमें अगर डर की भावना है, भय की भावना है तो भी अपादान कारक होता है। अब देखिए, देश निकाला तो देश से निकलना, अर्थात वो देश से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। गुण रहित तो गुण से रहित, गुणों से क्या हो रहा है, वो अलग रहित, अलग हो रहा है। लोकोत्तर, लोक से परे यानी लोक से क्या है, अलग है। उसके बाद है लाभ रहित, लाभ से रहित। लाभ रहित का है, लाभ से रहित। लोकोत्तर, लोक से परे, लाभ रहित, लाभ से रहित। उसके बाद है अपना अगला शोभाहीन, तो शोभा से हीन यानी सुंदरता से हीन है। तो ये चीजें हैं, वो एक तरह से इन चीजों से वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, उनसे दूरी बना रहा है। तो दूरी बनाने के कारण ही यानी इसमें क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है, अपादान तत्पुरुष समास है। अब है अधिकरण कारक और अधिकरण कारक से बनने की विभक्तियां। तो अधिकरण कारक से जो अधिकरण तत्पुरुष बनता है, अधिकरण कारक की विभक्तियों से अधिकरण तत्पुरुष बनता है। तो अधिकरण कारक की विभक्तियां में, पर, पे, और अधिकरण तत्पुरुष की विभक्तियां भी क्या होंगी, में, पर, पे होंगी। यानी विग्रह करने पर हमारे सामने में, पर, पे आएगा। अब देखिए घुड़सवार, तो घुड़सवार में घोड़े पर सवार है, में, पर, पे है, तो घुड़सवार घोड़े पर सवार। मनमोजी, मन में मोजी। अब यहाँ में किसी भी शब्द में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मन प्लस मोजी दोनों अलग अलग शब्द हैं, अव्यय वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। तो मन मोजी मन में है, मन में मस्त रहने वाला। वनवास, वन में वास। कवि पुंग, और ये बहुत ही मोस्ट है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कवि पुंग यानी कवियों में श्रेष्ठ, पुंग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, तो जो कवियों में श्रेष्ठ होता है उसको कवि पुंग कहते हैं। अगला जीव दया, जीव पर दया, तो जीव दया का समास विग्रह है जीव पर दया। घृतान्न, घी में पका हुआ अन्न, तो यहाँ पर में है, तो घी में पका हुआ अन्न है। तो वन में वास, कवि पुंग कवियों में श्रेष्ठ, जीव दया जीवों पर दया, घी में पका हुआ अन्न, ये घृतान्न। अगला है ध्यान मगन, और ध्यान मगन का विग्रह है ध्यान में मगन। और लास्ट जो है वो मैंने संबोधन कारक है, इसके नीचे कुछ भी उदाहरण नहीं दिया है। उदाहरण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि ये चीज है वो तत्पुरुष समास में काम में नहीं आती है। तो तत्पुरुष समास में संबोधन और कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है, और बाकी कारकों के अनुसार ही संबोधन बाकी कारकों के अनुसार ही जो तत्पुरुष समास है उसका नाम होता है। तो कारकों की विभक्तियों के चिन्हों के साथ आपको बताया है कि किस प्रकार से हमारे समास होते हैं, और हो सकता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।